हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की यूपी प्लस असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर का जो एग्जाम होने वाला है 16 फरवरी को, या फिर जो बच्चे बिहार में जो अकाउंट क्लर्क की वैकेंसी आई थी उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों के लिए ही आपके जो सेक्शंस की वीडियोस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रह रही होंगी। इससे पहले 2 वीडियोस मैंने अपलोड करी हैं, जिसमें एक में इनकम टैक्स के सेक्शन 10 के बारे में और दूसरी थी आपकी जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं 1881 जो एक्ट है उसमें जो इम्पोर्टेंट है उससे रिलेटेड सेक्शंस को मैंने प्रोवाइड कराया था। आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लिस्ट ऑफ सेक्शंस जीएसटी, इससे रिलेटेड वीडियो रहेगी आपकी। इसमें हम जीएसटी से रिलेटेड, वैसे तो जीएसटी में बहुत सी सेक्शंस हैं, सबको याद कर पाना पॉसिबल नहीं है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, वो मैं आप लोगों को करा दूंगी। इसमें लिस्ट पूरी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उस पर मैं आप लोग से टिक करती रहूंगी, बाकी भी ध्यान देते रहिएगा। तो अगर आपसे जो भी पूछेगा एग्जाम में थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा। और कुछ सेक्शंस हैं उसकी सब सेक्शंस भी हैं, तो उसको भी मैं अलग से आप लोग को बताऊंगी, जिससे कि अगर सब सेक्शंस में पूछता है, जैसे कि अभी जो हुआ है पेपर उसमें हमने देखा था कि सब सेक्शंस में भी जा रहा है, जैसे डिफिनेशन है सेकेंड सेक्शन में आ रही है, तो कौन कौन सी डिफिनेशन है उसकी आपकी सब सेक्शंस बनेंगी, तो उससे भी पूछ रहा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं करा दूंगी आप लोग को। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बहुत कम लाइक्स आते हैं, आप लोग लाइक ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, बिल्कुल फ्री होता है, उसमें आपको कुछ पेमेंट तो करना नहीं, तो लाइक जरूर कर दिया करिए। चलिए, इसमें सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल मेनली आपका क्या है उसके बारे में समझाया जाता है। जो फर्स्ट सेक्शन होती है, कब से शुरुआत हुई थी, कब लागू हुआ था, या कौन से पहले कब से स्टार्टिंग हुई, क्या क्या उसके बीच में जो प्रोसीजर हुआ, वो सारे इसमें आ जाएंगे। सेक्शन 2 जो है वो इम्पोर्टेंट है, आपकी डिफिनेशंस हैं, अलग अलग जितनी भी इसमें चीजें आई हैं उसके बारे में डिफिनेशंस दे रखी हैं, तो उसके लिए एक अलग से भी अभी आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। डिफिनेशंस किसकी कौन सी हैं वो भी मैं बताऊंगी आप लोग को। सेक्शन 3 में आप यहाँ पर सेक्शन 2 इम्पोर्टेंट हो जाती है। सेक्शन 3 जो है ऑफिसर्स अंडर जीएसटी एक्ट की कौन कौन से ऑफिसर्स रहते हैं, किसके बाद कौन सा आएगा, उसके बारे में दे रखा है। सेक्शन 4 है अपॉइंटमेंट, नियुक्त कैसे किए जाएंगे उसके बारे में है। क्या पावर्स होते हैं जीएसटी के अंडर में उसके बारे में बताया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 6 जो कि बताती है कि ऑथराइजेशन ऑफ ऑफिसर्स ऑफ स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स एज प्रॉपर ऑफिसर इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, कि क्या अथॉरिटी रहती है। अथॉरिटी यानी कि क्या उनका अधिकार क्षेत्र रहता है ऑफिसर्स का, स्टेट टैक्स हो या फिर यूनियन टेरिटरी के जो यूटी होता है उससे रिलेटेड, उसके बारे में अलग अलग क्या सिचुएशंस बन रही हैं जब टैक्स क्या क्या लगाया जाएगा, उससे रिलेटेड हो जाएगी। तो हिंदी में भी मैं आप लोग को समझाया दे रही हूँ, तो साथ साथ हिंदी के बच्चे जो हैं वो भी इसको नोट करते रहिएगा हिंदी में अलग से। चलिए नेक्स्ट इसमें जो है सेक्शन 7। सेक्शन 7 जो है वो इम्पोर्टेंट है आपकी, कि स्कोप सप्लाई ऑफ जीएसटी, क्या स्कोप है, क्या क्षेत्र है, कौन कौन सी चीजें शामिल की जाती हैं। टैक्स लायबिलिटी, किस तरह से टैक्स की लायबिलिटी होगी, करदायित्व तो कैसे लगाया जाएगा। कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाईज जब होती हैं, एक तरह के संयुक्त या फिर मिश्रित सप्लाईज हैं, तो वहां पर टैक्स किस तरह से लगाया जाएगा। किस तरह से लेवी एंड कलेक्शन, करदायित्व जो है कर भार किस पर पड़ेगा और उसको संग्रह किस तरह से किया जाएगा, वो सेक्शन 9 में आ जाएगा। फिर कंपोजिट लेवी है, पावर टू ग्रांट एक्सेम्पशंस, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की समय क्या देखा जाएगा, उसी के बेसिस पे क्योंकि टैक्स लगता है। तो 12 में आपका गुड्स की सप्लाई है और 13 में सर्विसेज की सप्लाई से रिलेटेड आएगा। फिर है यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो आ जाएगी सेक्शन 16, बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है उसके लिए कब एलिजिबल होगा कोई व्यक्ति और उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लीजिएगा। सेक्शन 19, टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट एंड कैपिटल गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क। तो इनपुट क्रेडिट से रिलेटेड जो सेक्शंस हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके थोड़ा सा डिटेल में भी मैं आप लोग को बताऊंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको जरूर से याद कर लीजिएगा। फिर आ जाता है मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, सेक्शन 20, ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी। पर्सनल लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यहाँ से सेक्शन 22 से लेकर के ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आया बीच में आपका आया भी हुआ है, अभी प्रीवियस जो पेपर हुआ है आपका उसमें, कि रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आया था कि क्या प्रोसीजर्स होता है, जैसे सेक्शन 25 में, लेकिन ये आपकी 22 से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि कौन सा पर्सन जो है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इसको आवश्यक है रजिस्ट्रेशन कराना। फिर आएगा यहाँ पर पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कौन रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा उसके बारे में बताया है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस, कि कौन से ऐसे केसेस होते हैं कि कब कंपलसरी करवाना है,
रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंडर में। ऐसे के क्वेश्चन यहाँ पर बना था कि कितनी आय होनी चाहिए उसकी जब उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा किसी स्टेट में। ये क्वेश्चन आपका आया है प्रीवियस जो भी पेपर हुआ है। प्रोसीजर ये तो डायरेक्ट पूछा गया था, सेक्शन 25 इसका आंसर था कि प्रोसीजर क्या होता है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। 26 में डीम्ड रजिस्ट्रेशन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जरूर से आप उनको लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। 27 में स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो किसी में मान लिया गया है टैक्सेबल, या फिर नॉन रेजिडेंट जो अनिवासी है, जो भारत में निवासी नहीं है, नॉन रेजिडेंट है, तो इससे क्वेश्चन भी जरूर बन सकता है। उसके लिए क्या रहेगा, किस सेक्शन में, 27 में आएगा। कोई भी संशोधन होगा रजिस्ट्रेशन में 28 में है, और 29 में कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, की रजिस्ट्रेशन को कैंसिल अगर करा जा रहा है तो उससे रिलेटेड आ जाएगा। फिर है यहाँ पर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन या फिर टैक्स इनवाइस 31, तो ये एक उसमें ही है, समझ लीजिए पूरी एक लाइन में ही दे रखी है। तो सेक्शन 22 से रिलेटेड आपकी ये जो सारी हैं इनको अच्छे से याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए कहीं पर, कहाँ से स्टार्ट है कि पर्सन जो होता है कब दायित्व होता है उसका रजिस्ट्रेशन करवाने का, वहां से शुरू हो रहा है 22 से। फिर सीरियल में आ जाएगा कि 23 में है कि कब वो रजिस्ट्रेशन के लिए उत्तरदायी नहीं है, कब वो उसको जो है अपना कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, प्रोसीजर क्या होगा उस रजिस्ट्रेशन का, वो कब मान लिया जाएगा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। स्पेशल प्रोविजन रेटिंग टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, या फिर अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो कब क्या उसके लिए प्रावधान होंगे। अमेंडमेंट को संशोधन कैसे कराएगा, कैंसिल अपना करवाना चाहे रजिस्ट्रेशन तो कैसे कराएगा, रिवोकेशन दोबारा से रजिस्ट्रेशन अपना जो कैंसिलेशन उसने करवाया था उसको रिवोक करवाना चाह रहा है तो कैसे होगा, और टैक्स इनवाइस। ये 31 तक की आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा, जरूर से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं सेक्शन 34 है क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स। अगर जो है क्रेडिट और डेबिट नोट यानी उधारी खरीदी जा रहा हो या फिर बेचा जा रहा हो तो उससे रिलेटेड जो नोट्स तैयार किए जाते हैं तो उसके बारे में सेक्शन 34 में बताया गया है। फिर नेक्स्ट है इसमें कि 35 में अकाउंट्स अदर रिकॉर्ड्स के बारे में है। 36 है पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स। ये वाला 37 इंपॉर्टेंट है। फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, अगर बाहर सप्लाई किया जा रहा है, इंडिया की बात हो रही तो वहां पर किस तरह से फर्निशिंग डिटेल्स जो होती हैं उसके बारे में सेक्शन 37 रहेगी आपकी। फिर आ जाता है सेक्शन 41, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड प्रोविजनल एक्सेप्टेंस देयरऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैचिंग रिवर्सल एंड रिक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है एनुअल रिटर्न और फाइनल रिटर्न, जो है किस में आएगा, सेक्शन 44 और 45 में आएगा। फिर यहाँ पर सेक्शन 50 इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, कि अगर डिलेड पेमेंट किया जा रहा है टैक्स का तो क्या इंटरेस्ट देना होता है, वो आपका सेक्शन 51 में है। टैक्स रिडक्शन एट सोर्स, टीडीएस जो लगता है वो 51 में आएगा, और कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ये आ जाएगा 52 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट 53 हो जाएगी, और रिफंड किया जा रहा है तो वो आपका सेक्शन 54 हो जाएगा। तो यहाँ से 50 से 54 तक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। फिर आ जाता है प्रोविजनल असेसमेंट हो रहा है, वो सेक्शन 60 में आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 62 में असेसमेंट ऑफ नॉन फिलर्स ऑफ रिटर्न और असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। 62 और 63 भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ऑडिट के बारे में भी पूछा जा सकता है, ऑडिट और स्पेशल ऑडिट सेक्शन 65 और 66 रहेगी, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी जरूर से देख लीजिएगा। सेक्शन 73 यहाँ पर जो बता रहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नॉट पेड, कि वो टैक्स जो पे नहीं किया गया उसका निर्धारण, और शॉर्ट पेड और यानी कि शॉर्ट पेड कम पे किया गया है, या फिर कोई इनपुट टैक्स का रिफंड है उससे रिलेटेड अगर है, या फिर क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड यानी गलत तरीके से ले लिया गया है, आर यूटिलाइज फॉर एनी रीजन अदर दैन फ्रॉड और एनी विलफुल मिसट्रीटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, तो उससे रिलेटेड जो आपका आएगा 73 में होगा, यानी कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है या फिर किसी और तरह का कोई टैक्स था जो गलत तरीके से ले लिया गया है, या फिर कोई आपने जितना था उससे ज़्यादा है ले लिया गया है, तो आपकी सेक्शन 73 हो जाएगी। सेक्शन 74 में है कि डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड सेम वैसे ही है, यूटिलाइज बाय रीजन ऑफ फ्रॉड और एनी विलफुल मिसट्रीटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट, तो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर दोनों में जो आपका मेनली डिफरेंस हो जाता है कि वहाँ यहाँ पर जो 73 है उसमें कह रहा है कि रीजन अदर दैन फ्रॉड, यानी कि फ्रॉड करने के अलावा किसी अन्य रीजन से हो जा रहा है तो 73 में जाएगा, और यहाँ पर कह रहा है कि बाय रीजन ऑफ ए फ्रॉड,
फ्रॉड करने की, जानबूझ करके फ्रॉड करने की पर्पज से ही अगर किया गया है इस तरह से, तो आपका सेक्शन 74 में जाएगा। तो 73 या 74 दोनों को ध्यान में रखिए, यानी कि कपट का उद्देश्य नहीं है, कोई गलती से एरर से भी हो सकता है, तो आपका 73 जाएगा। अगर उसका पर्पस रीजन ही फ्रॉड करना था तो 74 में जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। फिर आ जाता है सेक्शन 75 जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स, की क्या प्रोविजंस होते हैं, क्या प्रावधान होते हैं टैक्स का निर्धारण करने के, सामान्य प्रावधान। सेक्शन 76 टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड टू गवर्नमेंट, कलेक्ट कर लिया गया लेकिन गवर्नमेंट को पे नहीं किया गया, वो उसके बारे में आएगा। सेक्शन 79 बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकवरी ऑफ टैक्स, किस तरह से टैक्स की रिकवरी कराई जाएगी, वो उससे रिलेटेड हो जाएगा। फिर आ जाता है कि सेक्शन 111 जो है, इसमें प्रोसीजर बिफोर अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या होते हैं। मेनली आपके सेक्शन 109 से स्टार्ट है कि कंस्टिट्यूशन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड बेंचेस देयर ऑफ, कि जो अपीलेट ट्रिब्यूनल होती है, यानी कि जो कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या कोई भी जो है गड़बड़ी हो गई है, जिससे रिलेटेड जो प्रावधान है वो आपके लिए, उसके लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाई गई है। जैसे कि डायरेक्ट टैक्सेस जो आपके इनकम टैक्स था उसके लिए भी बोर्ड है, उसी तरह से इसमें भी बोर्ड अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया है जो कि सारी चीज़ों को करता है। तो 109 से स्टार्ट है। 110 में कि क्या उसके प्रेसिडेंट कौन होगा, मेंबर कौन है, उसके बारे में बताया है। सेक्शन 111 में प्रोसीजर्स बताए हैं कि अपीलेट ट्रिब्यूनल से पहले क्या थे। 11 में अपील्स टू, किस तरह से अपील की जाएगी, क्या ऑर्डर होंगे, उसके बारे में बताया गया है। तो इसको भी चाहें तो आप एक नज़र देख लीजिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में आपसे कि क्या कभी कभी होता है ना कि जुर्माना जो लगाया गया है वो लगाया गया है, उसको कोई दंड दिया गया है, तो उसके लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात आती है, तो वहां पर ये सेक्शन भी पूछी जा सकती है। फिर आ जाता है पेनल्टी से रिलेटेड, तो सेक्शन 122 है पेनल्टी फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। ये कुछ ऐसे निश्चित ऑफेंसेस होते हैं जिनके बारे में क्या पेनल्टी होती है, कि पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन रिटर्न, ये भी इंपॉर्टेंट है। जर्नल पेनल्टी क्या लगती है, 125 में जाएगा वो। तो इस तरह से दे रखे हैं अलग अलग, तो एक बार देख लीजिए जितने भी हैं, एक नज़र आप देख लीजिए, जिसको मैंने डबल टिक किया उसको ज़रूर से याद कर लीजिएगा, उसको नोट भी कर लीजिएगा, वो एग्जाम में आपके पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो यहाँ तक आपके ये सेक्शन इंपॉर्टेंट जो थे वो मैंने आपको प्रोवाइड कराए। अब देख लेते हैं कुछ ऐसा सेक्शन जिसके सब सेक्शन भी पूछी जा सकती हैं और इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन 2 जो कि था डिफिनेशंस के बारे में, तो यहाँ पर उसकी सब सेक्शंस भी दे रखी हैं कि कौन सी डिफिनेशन किसके अंतर्गत मतलब किस डिफिनेशन में जो है कौन सा सेक्शन लग रही है। कि एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में बताया है तो 2 सबसेक्शन 6 आ जाएगा, या फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की बात अगर कर रहे हैं तो 220 आ जाएगा। इसको एक बार देख जरूर लीजिए, एग्जाम में आपसे जो है सेक्शंस के अंदर भी पूछा जा सकता है। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स धारा 2 की उपधारा 32 में आएगा। एग्जाम सप्लाई है तो 2 की उपधारा 47 में आएगी। नेक्स्ट इसमें है कि गुड्स के बारे में किसमें कहा गया है कि गुड्स क्या होते हैं, सब जो बताया गया वो 2 की उपधारा 52 के अंतर्गत बताया गया है। इनपुट टैक्स क्या है, 2 की उपधारा 62 में बताया गया है। या फिर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो होता है वो कौन है, वो उसके बारे में धारा 2 की जो उपधारा 77 है उसके बारे में बताया गया है। तो रिसिपेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ, 2 की उपधारा 93 के बारे में बताया गया है। तो एक बार इसको भी एक नज़र देख लीजिए। टैक्सेबल पर्सन कौन होता है तो वो आपको बताया गया है 2 की उपधारा 107 के अंतर्गत। फिर आ जाता है जो आपके 7 में दे रखी है उसके बारे में, जो इम्पोर्टेंट है उसमें से अगर हम देखें तो इसमें आपका मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, किस तरह की सप्लाई की जा रही है उससे रिलेटेड है। तो इसमें क्या चीज़ें दे रखी हैं कि 7(1) की उपधारा 1 के अंतर्गत जो है आपका कि ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सभी तरह के गुड्स और जो सर्विसेज होती हैं, और बोथ सच एज सेल, जिसको कि सेल किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, बार्टर है या फिर एक्सचेंज है या फिर लाइसेंस में है, रेंटल पे है, लीज पर है या फिर डिस्पोजल मेड और एग्री टू बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन बाय ए पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस। इसको दिखाने का पर्पस मेरा ये है आप लोगों का कि कभी कभी उपधारा भी पूछी जाती है, सब सेक्शन है, तो एक बार अगर आप देख लेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि कौन से सेक्शन किससे रिलेटेड है, कहाँ पर इसके बारे में पूछा गया है, बताया गया है। फिर आ जाता है सेक्शन 8 की अगर हम बात करें तो कंपोजिट सप्लाई से रिलेटेड था यहाँ पर कि क्या होती है। 8B में आएगा कि मिक्स सप्लाई जो होती है उसके बारे में बता रखा है। सेक्शन 9 जो है यहाँ पर कि
किस तरह से कलेक्शन होता है, कर भार कैसे लगाया जाता है, कलेक्शन ऑफ जीएसटी ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई, उसके बारे में दे रखी हैं अलग अलग चीज़ें कि कब लगता है, किस तरह से लगता है, उसके बारे में सब सेक्शन जो हैं वो हैं आपकी। फिर आ जाता है इसमें टाइम ऑफ सप्लाई, जो सेक्शन 12 में था, तो उसकी जो सब सेक्शन दे रखी हैं। तो 12(2) में बताया है कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज है या फिर रिवर्स चार्ज है या फिर रेजिडुअल केसेस में है तो किस तरह से लगेगा, या कौन सी उसकी उपधारा है। फिर से इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड जो सेक्शन 16 आ जाती है उसके बारे में कि 16 की उपधारा एक जो है पर्सन एलिजिबल, कौन पर्सन एलिजिबल है। 16(2) में बताया गया है कि कंडीशंस क्या रहती हैं। तो 16(3) में बताया गया है कि इफ डिप्रिसिएशन इज क्लेम्ड ऑन जीएसटी आईटीसी इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन अगर ह्रास जो है वो क्लेम किया गया है तब क्या उसकी कंडीशंस रहेंगी, अलाउ होगा, किस तरह से अलाउ होगा या नहीं अलाउ होगा, टाइम लिमिट क्या रहेगी, इस बारे में आपकी सेक्शन 16 बता रही है। और 17 जो है अपॉइंटमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट के बारे में बताती है। तो बस एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, कोई भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो वहाँ पर आपको थोड़ा आइडिया तो रहेगा ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वहाँ पर ही मैंने आप लोग को बताया था कि कौन सा पर्सन है 20 से 30 तक की, ये सारी जो है इस बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो इसको दूर से याद कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पर्सन लायबल होता है, ये वाला पूछा भी गया है अभी आपके प्रीवियस एग्जाम जो है उसमें धारा 25 पूछी गई है। तो एक बार इसको जरूर से अच्छे से डिटेल में देख समझ लीजिएगा, वहाँ पर भी मैंने आपको अभी समझा ही दिया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं जो धारा 31 है, सेक्शन 31 है टैक्स इनवाइस एंड टाइम ऑफ इशूइंग टैक्स इनवाइस की जो बीजक होता है कर, यहाँ पर उसकी टैक्स इनवाइस की बात हो रही, कर से रिलेटेड हो जाता है, तो उसमें क्या दे रखा गया, टाइम जो है वो क्या है, वो सारी चीजें इसमें आएंगी आपकी। क्रेडिट और डेबिट नोट से रिलेटेड हो जाएगा। ई वे बिल की बात यहाँ पर कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वे में जो होता है, तो 68 में आएगा वो आपका। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रही हो, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग थी वो मैंने आपको बता दी है। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि इनमें अमेंडमेंट होते रहते हैं, संशोधन होते रहते हैं, तो कहीं पर आपको कंफ्यूजन अगर लग रही हो तो एक बार गूगल पे चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें लगातार अमेंडमेंट संशोधन होते रहते हैं, तो चेंजेस भी होते रहते हैं। तो एक बार अगर कोई आपको डॉटफुल लग रहा हो कुछ भी पॉइंट, तो उसे गूगल कर लीजिएगा, तो वहाँ आपको मिल जाएगी। और जीएसटी पोर्टल पे जाके देख लीजिएगा तो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो कोई कंफ्यूजन हो तो उसे क्लियर कर लीजिएगा। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। आपके लिए काफ़ी जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आप लोग को बता दी है, टिक करवा दी है। ऐसे तो बहुत सी हैं, एग्जाम में कोई भी पूछी जा सकती है, लेकिन हम लोग का काम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को तैयार करें। बाकी एग्जाम में एग्जैक्टली क्या आएगा ये तो एग्जाम में ही जानता है, लेकिन अपनी कोशिश हम लोग ये रहती है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करके जाए, जिससे कि एक ये होता है ना, गिल्ट नहीं रहेगा कि हमने अच्छी तैयारी नहीं करी थी। तो आपको अपना बेस्ट देना है। तो आई होप वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।